स्टूडेंट्स, मैं चंचल कुमार शर्मा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा केमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सॉल्यूशन, जिसके अभी तक 13 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना नया जो लेक्चर है अणुसंख्यक गुणधर्म का है, जिसमें हिमांक अवनमन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म हमने वाजदाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा है, क्वथनांक उन्नयन पढ़ा है, और आज हमारा तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसका नाम है क्या? हिमांक अवनमन। तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है और जिसका नाम है हिमांक अवनमन। तो डियर स्टूडेंट्स, हिमांक अवनमन अपना तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है। इससे पहले हम हिमांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा आज का नया टॉपिक है। देखिए हिमांक क्या होता है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी द्रव जिस निश्चित ताप के ऊपर ठोस में बदल जाता है, जैसे जल है, जल का बर्फ में रूपांतरण जिस ताप के ऊपर होता है वह ताप उस जल का हिमांक कहलाता है। देखिए हम चर्चा कर लेते हैं जल की। जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर, जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर ये बर्फ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? बर्फ में। कहने का मतलब है जल यहां जमने लग जाता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर, तो वो उसका हिमांक होता है, हिमांक बिंदु होता है, और ये निश्चित मान होता है। जैसे क्वथनांक निश्चित था, उसी प्रकार हिमांक भी क्या होता है? निश्चित। तो जल का हिमांक, जल के हिमांक की अगर हम बात करें तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। उसी प्रकार से द्रवों का कोई ना कोई निश्चित ताप होता है जिस ताप के ऊपर वो द्रव प्रावस्था से ठोस प्रावस्था में रूपांतरित हो जाते हैं, तो वो ताप उनका हिमांक कहलाता है। किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर वह द्रव जमने लगता है या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में रूपांतरित होने लगता है, उसे उसका हिमांक कहते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हम लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन में वाष्प दाब के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, वेपर प्रेशर के बारे में हम बहुत बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हिमांक को भी वेपर प्रेशर से एक बार जोड़ के और एक नई परिभाषा बना दें। तो देखिए एक नई परिभाषा है हिमांक की, जिसका संबंध वाष्प दाब से भी है। तो किस प्रकार से है? तो देखिए किसी द्रव का वह निश्चित ताप, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसकी द्रव व ठोस अवस्थाओं के, द्रव व ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब के मान समान होते हैं। किसी द्रव का वह निश्चित ताप, यानी हिमांक लिक्विड का होता है, बिल्कुल सही है, निश्चित होता है क्योंकि जल का 100 डिग्री है, जल का 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक है, तो ये निश्चित है। जिस पर
उसकी द्रव व ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब के मान, द्रव व ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी उसकी ठोस अवस्था हो और फिर द्रव अवस्था हो, उसके वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे समान हो जाते हैं वो ही उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो हमने जो नई परिभाषा बनाई है उस नई डेफिनेशन को हमने वाष्प दाब से जोड़ दिया है कि जब देखिए, जब द्रव हिमांक की बिंदु के ऊपर ठोस अवस्था में बदलेगा तो उस कंडीशन में द्रव और ठोस साम्य में रहेंगे, यानी द्रव से ठोस में जाएगा, द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस में। तो उस कंडीशन में उसकी द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं के जो वाष्प दाब के जो मान है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मेरे को अभी भी मालूम है कि डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई है, इतना क्लियर नहीं हुआ है, इसको और भी आगे क्लियर करते हैं। तो और भी आगे क्लियर करने के लिए मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा इसे समझाता हूं। तो वो ग्राफ देखिए, वो ग्राफ क्या है? देखिए, जैसे मैं वाष्प दाब और ताप के बीच एक आरेख बनाता हूं, किसके बीच में? टेम्परेचर के बीच में और वाष्प दाब के बीच में, ठीक है। केवल इस परिभाषा को समझना है इस ग्राफ की सहायता से। इस परिभाषा को हम समझेंगे इस ग्राफ की सहायता से। तो देखिए, वाष्प दाब और ताप के बीच हमने एक ग्राफ बना दिया है। टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रही है। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रही है इधर, और इधर वाष्प, इधर टेम्परेचर, इधर वाष्प दाब इंक्रीज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु के ऊपर हमें नहीं मालूम है इसका टेम्परेचर यहां कितना है। इस बिंदु के ऊपर इसका जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब आपको पता है कि ये होगा। इस बिंदु के ऊपर इसका वाष्प दाब क्या होगा? ये होगा। अच्छा जी, जब हम इस बिंदु के ऊपर वाष्प दाब ये है, यानी ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, तो जो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर में भी वृद्धि हो रही है। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा उल्टा लेके चलता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास कमरे का तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस तापमान पे तो बर्फ बनेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, जल को फ्रीज में रखते हैं। फ्रीजर में रखने के बाद तापमान में तो कमी आती है या वृद्धि होती है? तो तापमान में कमी आती है। तो इधर तो तापमान में वृद्धि हो रही है ना, तो मैं तापमान को इधर क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। तो देखिए, इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ये टेम्परेचर है ना। इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। कहने का मतलब है कि जो जो हम इधर आ रहे हैं, इधर ग्राफ को थोड़ा उल्टा समझते हैं, हम इधर आ रहे हैं, इस टेम्परेचर के ऊपर इसका वेपर प्रेशर ये था, तो ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब हम टेम्परेचर को थोड़ा कम कर लेते हैं, तो टेम्परेचर इधर से इधर आए तो टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि उधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि हो गई है। अब इस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ये होगा कि नहीं? तो ये होगा। अब उसी प्रकार से इस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ये होगा। तो कहने का मतलब यदि ताप को कम कर दिया जाए तो वाष्प दाब में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यदि ताप को कम कर दिया जाए तो वाष्प दाब में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब देखिए, अब एक बिंदु ऐसा आता है, ये बिंदु, ये टेम्परेचर ऐसा आता है कि इस ताप के ऊपर इसका जो वाष्प दाब है वो ये है, और इस ताप के ऊपर, यानी मैं इसको ए बिंदु मान रहा हूं और इसको बी बिंदु मान रहा हूं, इस बी बिंदु के ऊपर यानी ये फ्रीज हो जाता है, जमने लग जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं टी एफ, यहां लिख रहा हूं मैं क्या? टी और एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां ये द्रव अवस्था में था कि नहीं? यहां कोई भी विलायक है, अपन जल ले रहे हैं, तो वो द्रव अवस्था में था या नहीं? तो वो द्रव अवस्था में था। अब उसका टेम्परेचर यहां कितना भी हो सकता है, 25, 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रहा है भाई? ठंडा हो रहा है। टेम्परेचर से पता चल रहा है
इधर आ रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर में भी कमी आ रही है। अब वो बी पॉइंट के ऊपर, अपना जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट पे आते ही वो फ्रीज हो गया, जम गया। तो यहां तक तो द्रव था ना, वो इस लाइन पे तो क्या था, द्रव, लेकिन अब इस लाइन पे क्या हो गया, वो ठोस। इस लाइन पे क्या हो गया, ठोस। तो इस यहां अब मैं बी बिंदु की बात करता हूं, आपसे पूछ रहा हूं बी बिंदु। बी बिंदु इधर से द्रव आ रहा है और इधर से ठोस में बदल रहा है। तो यहां द्रव भी है और यहां ठोस भी है। दोनों प्रावस्थाएं हैं कि नहीं, दोनों प्रावस्थाएं हैं, क्योंकि यहां से यहां तक द्रव है और यहां से ठोस में शुरू हो गया। तो बी एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित हैं। द्रव प्रावस्था भी, भाई यहां तक ये पॉइंट आ रहा है तो ये पॉइंट बी के लिए, बी जो पॉइंट है वो इस लिक्विड के लिए भी है, और ये लिक्विड सॉलिड में यहां कन्वर्ट हो गया तो ये पॉइंट इस सॉलिड के लिए भी है। तो ये इसकी द्रव प्रावस्था होगी और ये इसकी ठोस प्रावस्था होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था की वाष्प दाब, तो वाष्प दाब देखिए बिल्कुल जस्ट सामने जाते हैं, तो इसके मान क्या है, समान। अब बी पॉइंट के ऊपर वाष्प दाब किसका, द्रव का। तो बी पॉइंट के ऊपर द्रव का वाष्प दाब ये है, और बी पॉइंट के ऊपर ठोस का जो वाष्प दाब है वो भी ये है, क्योंकि यहां से ठोस शुरू हो जाता है, उसके बाद और भी ठोस टाइट होता जाएगा ये, लेकिन शुरू तो यही हो जाता है, यही फ्रीज हो जाता है, यही ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट के ऊपर द्रव से ठोस में रूपांतरण होता है, तो वहां द्रव और ठोस दोनों के लिए एक संगम हो गया। क्या बन गया, एक संगम। तो यहां बी के ऊपर संगम है, इधर से द्रव का संगम है और यहां से ठोस का संगम है। तो यहाँ द्रव भी है और यहाँ ठोस भी है, यानी यहां आके द्रव का ठोस में रूपांतरण होने के कारण दोनों फेज पाई जाती हैं, ठोस अवस्था भी और द्रव अवस्था भी। तो इस प्रकार से यहां जो वेपर प्रेशर है ठोस का और द्रव का, वो कितना होगा, यानी वाष्प दाब कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट इसके सामने जाएंगे, यही वेपर प्रेशर इस ठोस का होगा और यही वेपर प्रेशर इस द्रव का होगा, लेकिन ये किस ताप के ऊपर हुआ, इस ताप के ऊपर हुआ। तो इस ताप को क्या कह देते हैं, हिमांक। इस ताप को ही क्या कह देते हैं, हिमांक। अब आपको डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी द्रव अवस्था यहां है, यहां से यहां तक द्रव अवस्था है, यहां से और यहां ठोस अवस्था में आ गया। तो ये जो बी बिंदु है, इस बी बिंदु के ऊपर उस द्रव की दोनों प्रावस्थाएं हैं, द्रव प्रावस्था भी है और ठोस प्रावस्था भी है। और जब दोनों प्रावस्थाएं हैं तो उन दोनों प्रावस्थाओं के वाष्प दाब के मान भी क्या है, ग्राफ में देखने से पता चल रहा है कि समान है। ये ही हिमांक है, यानी ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के ऊपर उसकी द्रव प्रावस्था यानी ये ठोस प्रावस्था, यानी यहां से यहां से ठोस बनना शुरू हो गया, तो इसके ऊपर वाष्प दाब ये वाष्प दाब है जो क्या है, समान। तो ठोस और द्रव प्रावस्थाओं के वाष्प दाब के मान समान होते हैं, जिस ताप के ऊपर उस ताप को ही क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसकी द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था दोनों प्रावस्थाओं के वाष्प दाब के मान क्या होते हैं, समान। तो जस्ट इसके सामने द्रव और ठोस दोनों प्रावस्थाएं हैं, तो इसके सामने जो वेपर प्रेशर है वो दोनों के लिए क्या आएगा, समान। क्योंकि यहां बिंदु बी किसको शो करती है, बिंदु बी द्रव प्रावस्था को भी शो कर रही है और ठोस प्रावस्था को भी शो कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जहां द्रव ठोस प्रावस्था में रूपांतरित हो रहा है। कहने का मतलब यहां बी बिंदु पे आके द्रव का जमना शुरू हो गया है। तो जिस ताप के ऊपर द्रव का जमना शुरू हो गया है वो हिमांक कहलाता है, और उसके ऊपर ठोस और द्रव प्रावस्था के वाष्प दाब के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। हिमांक की परिभाषा अगर आपको समझनी है तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि वैसे परिभाषा केवल और केवल रटी जाती है और अधिकांश रटते ही हैं, रटवाते हैं और रटते हैं, लेकिन परिभाषा अगर हिमांक की समझनी है तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए। इस ग्राफ से पता चलता है कि किसी द्रव की ठोस और द्रव प्रावस्थाओं के वाष्प दाब के मान समान हो जाएं, जिस ताप के ऊपर वो ताप ही क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। स्टूडेंट्स ग्राफ को आप नोट कर लीजिए। छोटी सी परिभाषा थी, 1 मिनट में पढ़ा के पूरी कर देता, लेकिन 5-7-10 मिनट का समय लग गया।
उससे आपका मेमोरी में डेफिनेशन इसकी है वो स्टेबल हो जाएगी और समझ में भी आपको आना चाहिए। तो अब आगे देखिए, हिमांक के बारे में हमने चर्चा कर ली है। किसी द्रव का वह निश्चित दाब जिस पर उसकी ठोस और द्रव प्रावस्था या द्रव और वह ठोस प्रावस्थाओं के वाष्प दाब के मान क्या होते हैं, समान। ठीक है, ये तो था हमारा हिमांक। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आगे बात आती है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बिल्कुल आप इसको घर पे कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल ये है कि आप दो पात्र लीजिए, दोनों पात्र में समान मात्रा में जल भर लीजिए। ठीक है, मात्रा समान होनी चाहिए। यहां भी आपने 100 ml जल ले लिया और यहां भी 100 ml जल ले लिया। ठीक है, दोनों में समान मात्रा में आप जल भर लो और उसके बाद पात्र ए में तो आपको कुछ नहीं मिलाना है, पात्र बी में आप थोड़ा सा नमक या आपके पास शर्करा उपलब्ध है वो ऐड कर दो, थोड़ा सा इसमें, यानी अवाष्पशील विलय पदार्थ आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, नमक उपलब्ध है तो वो डाल दो, नमक नहीं है तो चीनी है वो डाल दो, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों पात्रों को फ्रीज में ले जाके रख दो। फ्रिज में जो ऊपर बॉक्स होता है उस फ्रीजर में ले जाके आप इन दोनों को रख दो और उसको बंद कर दो। कुछ समय बाद आप बीच बीच में देखते रहो कि पहले कौन सा जमता है, पहले बर्फ किसकी बनेगी। ये पॉइंट आपको परीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। बिल्कुल करके आप देख लेना, मैंने जो किया है वो मैं बता देता हूं। इसमें पहले जल है ना, जल ये जमेगा पहले, यानी पहले जल की बर्फ बनेगी और जो हमारा अवासिल पदार्थ जिसमें मिला दिया है, यानी हमारा क्या बन गया है, विलयन बन गया है, वो बाद में जमेगा, वो बाद में जमेगा, यानी इसमें समय लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा हिमांक अवनमन के कारण। देखिए, हमारा जो जल है उस जल का हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप जल में नमक या अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देते हो तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। अवनमन मीन्स कमी, हिमांक अवनमन यानी हिमांक में कमी, और उन्नयन यानी वृद्धि। तो हिमांक में कमी आ जाती है। किसमें कमी आ जाती है? हिमांक में। तो जो आपने विलयन बनाया है ना, वो विलयन आपका अब नेगेटिव टेम्परेचर में जाके ही फ्रीज होगा। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, ये -5 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज होगा, -5। अब आपने और भी ज्यादा अवाष्पशील पदार्थ अगर मिला दिया ना तो ये फिर -10 पे जाके फ्रीज होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे आप अविलय पदार्थ की मात्रा उसमें मिलाते जाओगे ना, जैसे जैसे ये उतने ही नेगेटिव टेम्परेचर के ऊपर जाकर फ्रीज होगा। तो डिपेंड किस पे हुआ? विलय की मात्रा पे। इसीलिए तो कहते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो विलय के कणों की संख्या पे निर्भर होते हैं। तो ये उस टेम्परेचर पे जाके क्या होगा? फ्रीज होगा। अब इसी प्रकार से मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं। आपने जरूर मटके वाली कुल्फी खाई होगी, उसमें वो क्या करते हैं, वो जो पानी होता है ना, वो पानी आपको खारा लगता है क्योंकि वो नमक डालते हैं। कभी आपने सोचा है वो नमक क्यों डालते हैं? कभी नहीं सोचा है। आपको केवल आइसक्रीम खाने से मतलब है, कोई कुछ डाले या न डाले। वो नमक इसलिए डालते हैं हिमांक अवनमन, हिमांक को कम करने के लिए। भाई हिमांक को कम क्यों करते हैं? क्या परेशानी है? क्यों? क्योंकि वो जो बर्फ है, जिस बर्फ से वो कुल्फी बना रहे हैं, यानी वो साइड में ही तो लगाते हैं, तो उन सांचों में वो बर्फ को फिट कर देते हैं। उसके बाद वो जो मैटर डालते हैं, लिक्विड जो भी डालते हैं, दूध डालते हैं, जो भी सामान डालते हैं,
एक डिब्बी में डालने के बाद फिर उसको बंद करते हैं, तो नीचे जो एक बर्फ लगाते हैं, उस बर्फ का पानी खारा होता है, क्योंकि वो खारे पानी की बर्फ होती है, नमक मिलाया जाता है। और क्यों मिलाया जाता है, देखिए ये हमारा टॉपिक उस चीज को आज क्लियर करने वाला है। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अगर 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ होती है और एक -20 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, यानी एक जल तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है और एक जल -20 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हुआ है, दोनों ही बर्फ है। यहां भी जल बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या है, बर्फ है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, -20 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ है वो जल्दी नहीं पिघलेगी। क्यों, क्योंकि -20 से उसकी काउंटिंग शुरू होगी, -20, फिर टेम्परेचर में वृद्धि होगी, -19, -18, -17, इस प्रकार से -15, -10, -8 है, इस -7, -5, -2, इस प्रकार से वो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, तब फिर पॉजिटिव उसका टेम्परेचर शुरू होगा, फिर वो पिघलना शुरू होगी। 0 डिग्री सेल्सियस वाला है वो तो पॉजिटिव से शुरू होगा, 0 के बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ तो पिघलना द्रव में बदलती जाएगी। लेकिन ये माइनस वाला है, इसको पहले तो 0 पे आना है, और जब तक ये 0 पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे -20 या -30, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पहुंचेगा, तब तक इसको 2, 3, 4, 5 घंटे लग जाएंगे, तब तक वो अपनी कुल्फी बेच के चला जाएगा। कहने का मतलब कि यहां उस बर्फ का हिमांक इसीलिए, यानी जल का हिमांक कम करके और उस बर्फ को -20, -25 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर फ्रीज तो किया गया। समस्या तो आई है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया तो तुरंत बर्फ मिल जाएगी, ले जाओ बर्फ। लेकिन -20 डिग्री सेल्सियस वाला जो नमक है वो जल्दी से वो बर्फ नहीं पिघलेगी, और जल्दी जब नहीं पिघलेगी, टाइम लगेगा, तो उसको और बर्फ लेने की भी आवश्यकता नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब जल के हिमांक को कम करने के लिए ये काम किया जाता है। यानी -, डिग्री में जब चला जाएगा तो उसको पहले तो 0 पे आना पड़ेगा, 0 से फिर पॉजिटिव में आएगा, तब जाके वो द्रव में बदलना शुरू होगा, इसीलिए वो नमक मिलाते हैं। और देखिए, और उदाहरण बताता हूं मैं आपको, जहां तापमान कम रहता है, उस जैसे ये कोई रोड है और इस रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। अब एक बात बताओ, पानी भरा हुआ है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, माइनस में भी चला जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया तो इस जल का क्या हाल होगा भाई? ये जो अपना जल था जो रोड पे भरा हुआ है, ये जल अब किस में बदल जाएगा? बर्फ में। अब जल बर्फ में बदल जाएगा तो गाड़ियां चलेंगी तो स्लिप होने का भी खतरा रहता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? इस रोड के ऊपर नमक डाल दिया जाता है, तो नमक अब उस जल में डिजोल्व हो जाता है, और इतना महंगा भी नहीं है नमक, तो जल में डिजोल्व हो जाता है, और जल में जब नमक डिजोल्व हो जाएगा, विलयन बन जाएगा, अब उसके हिमांक में कमी आ जाएगी, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज नहीं होगा। कहने का मतलब अब वो लगभग 20 डिग्री या -30 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, और इतना टेम्परेचर जाता नहीं है, और इतना टेम्परेचर नहीं जाता है तो द्रव का द्रव ही रहेगा, वो बर्फ में नहीं बदलेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे स्थान हैं, बर्फीले इलाके हैं, जहां सड़कों के ऊपर नमक डाला जाता है। इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। राजस्थान बोर्ड में तो नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार जिला शिक्षा सम्मान परीक्षा योजना में ये क्वेश्चन आया था सीकर डिस्ट्रिक्ट में कि हिमांक बर्फीले इलाकों में सड़कों के ऊपर नमक क्यों फेंका जाता है, तो उसका कारण ये है। ये क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछ सकते हैं,
कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, हिमांक को कम करने के लिए वो ऐसा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितनी आपको मेहनत करवाई जा रही है, बिल्कुल आप लगातार मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। और हमारे साथ बाहर के भी कुछ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जैसे अभी भरतपुर से एक लड़का जिसका कल कॉल आया था, जिसका नाम था अभय नागर, तो वो भी बिल्कुल तैयार है, एक एक वीडियो देखता है। तो जब बाहर वाले भी जब स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तो देखना बहुत जरूरी है। देखिए आगे, ये टॉपिक अगर मैं चाहता तो 15 मिनट में कंप्लीट करवा देता, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। आगे हिमांक अवनमन की अब आगे चर्चा करते हैं। अब आगे आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगी, जहां तक जो बात बतानी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है, देखिए, हिमांक अवनमन को हम डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। पहली बात, हिमांक अवनमन को किसे दर्शाते हैं? डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। और किसे कहते हैं हिमांक अवनमन? तो देखिए, जब किसी, हिमांक की परिभाषा मैंने पहले लिख दी थी, वो नोट कर लेना। अब हिमांक अवनमन चल रहा है जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ, अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है, तो बने विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। इसे ही हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिमांक। इसे डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी हिमांक अवनमन बराबर, हिमांक अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। इस प्रकार से ये हिमांक अवनमन का फॉर्मूला है, जिसे डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक अगर घटा दिया जाएगा तो हमारे पास आएगा हिमांक अवनमन। जैसे अगर शुद्ध जल का अपन 273 केल्विन हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन है, कमी आ जाती है, तो उसमें 273 से भी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसको घटा देंगे तो हमारे पास डेल्टा टीएफ का मान आ जाता है। तो आप हिमांक अवनमन की परिभाषा जो मैंने लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फॉर्मूला जो मैंने बताया है उस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के काम चलने वाला नहीं है। अब आगे देखिए, तो हिमांक अवनमन को हम बता रहे हैं कि डेल्टा टीएफ से दर्शाया जाता है। अब हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुण धर्म है।
हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। बिल्कुल हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अतः विलयन का हिमांक अतः हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अब ये हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, इसका भी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे बाद में। एक साथ आपको मैं बता दूंगा सभी के लिए कि ये क्यों होता है। यानी ये लाइन मैंने जो लिखी है वो वैसे ही लिख दी बिना सोच समझे। तो ये लाइन जो लिखी गई है, ये लाइन यानी डेल्टा टीएफ समानुपाती मोलरिटी, और मोलरिटी कैपिटल एम, यहां मोलरिटी है, के समानुपाती होता है। यानी ये समानुपाती होता है, इसका भी डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म होने के बाद। देखिए डेल्टा टीएफ समानुपाती मोलरिटी आया है। अब देखिए तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ। ओके भाई, हमने क्वाथनांक उन्नयन में पढ़ा था कि टीबी, बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, यहां एफ लगा दिया बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ लगा दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वो, और वहां क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, तो बी की जगह एफ आ गया। डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू, अब मोललता का फॉर्मूला आपको आता है, वो मोललता का फॉर्मूला लगा दो। तो डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा एम ए गुणा डब्ल्यू बी, ये मोललता का फॉर्मूला आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास डेल्टा टीएफ हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहां अब आपको लिखना है क्या क्या है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी और एम ए और के एफ, ये क्या है। तो डब्ल्यू ए तो क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा। डब्ल्यू बी क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा। एम ए क्या है, विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और के एफ क्या है, मोलल, वो आया था ना मोलल उन्नयन, लेकिन यहां अवनमन है तो आ जाएगा अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इस प्रकार से यहां हिमांक अवनमन और विलय के अणुभार या विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच में यह संबंध भी हो गया। अब हम एम ए ज्ञात करना चाहें तो हम एम ए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एम ए यहां आ जाएगा, डेल्टा टीएफ यहां आ जाएगा, उससे हम एम ए भी ज्ञात कर सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप एक चीज का ध्यान रखना कि राजस्थान की बोर्ड की जो बुक है उसमें ए और बी, वो कंफ्यूजन मैंने पहले भी दूर कर दिया था कि वहां यहां बी है, क्योंकि वो विलय को बी मानते हैं, हम विलय को ए मान रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मोलल अवनमन स्थिरांक का एक नाम और भी है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। एक नाम और है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ये नाम आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, राजस्थान बोर्ड की बुक में ये नाम आपको नहीं मिलेगा। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक किसे कहते हैं, तो मोलल अवनमन स्थिरांक को ही कहा जाता है। तो ये आप नोट करो। अब हम मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा, जैसे हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ी थी, उसी प्रकार से मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा और मात्रक देखेंगे। तो देखिए डेल्टा टीएफ बराबर हमारे पास आया था के एफ। ठीक है, यदि मोललता 1 हो, यदि विलयन की मोललता कितनी हो, 1, यदि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, तो एम की जगह क्या आ जाएगा भाई,
1 आ जाएगा। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या आ जाएगा, केएफ। डेफिनेशन अब कैसे आएगी, यदि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो तो उसका हिमांक अवनमन, ये हिमांक अवनमन है ना, वो ही क्या किसके बराबर होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक के। यानी हिमांक अवनमन ही मोलल अवनमन स्थिरांक है। कब, जब विलयन की मोललता कितनी है, 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो यदि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो तो उसका हिमांक अवनमन ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। हिमांक अवनमन ही क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई मोलल अवनमन स्थिरांक की, आप इसको नोट करो। अब देखिए आगे, इस फॉर्मूले से हम एक बार केएफ का मात्रक भी निकाल लेते हैं। तो देखिए केएफ बराबर क्या होगा, तो डेल्टा टीएफ बटा एन। मात्रक कभी भी रटने की कोशिश मत करना, परीक्षा के समय भूल जाओगे। मात्रक कैसे आते हैं उस विधि को समझो आप। तो कैसे आते हैं, केएफ बराबर डेल्टा टीएफ, डेल्टा का कोई मात्रक नहीं होता है, टीएफ क्या है, हिमांक अवनमन अपना ये डेल्टा टीएफ है। तो अवनमन हम एक निश्चित ताप की बात करते हैं, यानी टेम्परेचर। तो यहां टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या आता है, केल्विन। नीचे क्या है, मोललता, और मोललता का क्या होता है, मोल किलोग्राम इनवर्स, यानी मोल केजी इनवर्स, मोल प्रति किलोग्राम। तो केएफ का मात्रक क्या आ जाएगा, केल्विन। अब ये केजी ऊपर जाएगा तो इसका ये -1 था ना, ये हट जाएगा तो केल्विन केजी। लेकिन मोल जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके इनवर्स लग जाएगा, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। यही इसका क्या है, मात्रक, मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक। अब आगे देखिए, ये नोट कर लो आप। अब हम आगे इसी में देखते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा जिससे हम न्यूमेरिकल करेंगे, फॉर्मूला भी आ गया है। हिमांक की परिभाषा, हिमांक अवनमन क्यों होता है, तो देखिए अब हमारा है कि हिमांक अवनमन क्यों होता है। हिमांक अवनमन क्यों होता है भाई, ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन हिमांक अवनमन क्यों होता है, क्यों बढ़ जाता है। तो हिमांक क्या था, किसी वह द्रव का कोई निश्चित ताप था जिस पर उसकी द्रव और ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के मान क्या थे, समान। तो हिमांक अवनमन क्यों हो जाता है, तो वाष्प दाब के साथ ये रिलेटेड है, वाष्प दाब के साथ संबंधित मैंने जब इसको किया तो द्रव का जो जल का जो वाष्प दाब है, अगर इसमें कुछ नमक डाल दिया जाए जल में तो वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। और हिमांक क्या है, वाष्प दाब के मान ही बता रहा है। किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसकी ठोस और द्रव अवस्था के वाष्प दाब के मान समान होते हैं, तो वाष्प दाब की बात कर रहे हैं। तो जब अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और वाष्प दाब का मान कम होने के कारण ही हिमांक भी कम हो जाता है, यानी हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन क्यों होता है ये देखिए। तो जब किसी शुद्ध विलायक में, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, तो बने विलयन का वाष्प दाब
वाष्प दाब कम हो जाता है, और वाष्प दाब घटने के कारण ही हिमांक भी घट जाता है। वाष्प दाब घटने के कारण हिमांक अवनमन हो जाता है, यानी हिमांक भी घट जाता है, हिमांक अवनमन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड वाले देखो पूरा टॉपिक कभी नहीं पूछते हैं कि हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, हिमांक अवनमन से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें। हिमांक अवनमन क्यों होता है, कवथनांक उन्नयन क्यों होता है, वाष्प दाब अवनमन क्यों होता है, 3 क्वेश्चन तो यही बन गए। वाष्प दाब अवनमन क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब अवाष्य विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो द्रव की सतह पर अवाष्य विलय के कण इकट्ठे हो जाते हैं, शुद्ध विलय के कणों को घेर लेते हैं, जिससे वाष्पन की क्रिया में कमी आ जाती है, और वाष्पन की क्रिया में कमी आएगी तो वाष्प कम बनेगी, जिससे वाष्प दाब घट जाता है। कवथनांक उन्नयन क्यों होता है, तो ये भी आपको बताया था उसी समय। अब था हिमांक अवनमन क्यों होता है, जो आपके सामने है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्य विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब घट जाता है या कम हो जाता है, और वाष्प दाब बढ़ने के कारण हिमांक अवनमन हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, कारण के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में रिपीट हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जरूर इनको आप याद कर लेना। वाष्प दाब अवनमन क्यों होता है, हिमांक अवनमन क्यों होता है, और कवथनांक उन्नयन क्यों होता है। ये 3 क्वेश्चन है अनुसंख्यक गुणधर्म में से कारण के, ये आपको अच्छे ढंग से याद करना है। अब हिमांक अवनमन का मैं आपको ग्राफ और बता देता हूं, उसके बाद आज की क्लास में समाप्त करूंगा और आगे वाले वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमारे 3 अनुसंख्यक गुणधर्म हो जाएंगे, फिर चलेगा प्रासरण दाब। देखिए ये अपना वाष्प दाब और ताप के बीच टेम्परेचर है। इस ग्राफ की अभी चर्चा मैंने की भी है थोड़ी देर पहले, तो वो अकेले विलय की चर्चा कर रही, अब हम उसको विलयन को भी इंक्लूड कर देते हैं। देखिए यानी ये टेम्परेचर लेते हैं, इस टेम्परेचर के ऊपर ये वाष्प दाब है, तो ज्यादा वाष्प दाब किसका होता है, तो विलयन का या विलायक का, तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का कम होता है, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा है वाष्प दाब अवनमन। विलायक में अवाष्य विलय पदार्थ डालेंगे, विलयन बनेगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, तो इस ताप के ऊपर ये विलयन का वाष्प दाब है, तो बोलो कम है या नहीं है। यहां देखें तो इसका वाष्प दाब ये है, ये विलायक का और ये विलयन का, ठीक है। अब हम विलायक और विलयन दोनों को फ्रिज में रख देते हैं, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। फ्रिज में रखेंगे तो ठंडे होंगे, ठंडे होंगे, वाष्प दाब में भी क्या आएगी, कमी आएगी, वाष्प दाब में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहां से ये भी ठंडा होना शुरू हो जाता है और ये भी ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब ये इस पॉइंट पे ठंडा होता है तो इसका वाष्प दाब क्या है, इसका वाष्प दाब ये है, ठीक है, और इस टेम्परेचर के ऊपर इसका वाष्प दाब है ये। तो मैं इसको लिख देता हूं TF0, यानी विलायक का, किसका, विलायक का। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, अच्छे ढंग से लिखेगा, TF0, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन मैंने किसकी ली है, विलायक की, और विलायक यहां द्रव अवस्था में है, लेकिन मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि इसके बाद वह ठोस अवस्था में आएगा। तो ये विलायक की लाइन है, लेकिन अब वो फ्रीज हो गया, और फ्रीज हो गया तो ठोस अवस्था में, तो ये A, ये B और ये मैं इसको दे देता हूं बिंदु C। अब देखिए, तो विलायक धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, यहां आके विलायक फ्रीज हो गया, इस यहां द्रव अवस्था में था, अब यहां ये सॉलिड स्टेट में आ गया, यानी ठोस अवस्था में इसका रूपांतरण हो गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा जो विलयन है, उस विलयन को मैं यहां D से शुरू कर देता हूं, ये भी धीरे धीरे ठंडा होता है, और इस बिंदु पे आके ये फ्रीज हो जाता है, ये यहां फ्रीज होता है, और उसके बाद दोनों सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो ये ऊपर वाली लाइन विलायक की है और नीचे वाले किसकी है, विलयन की। अब आप ये पूछो कि सर विलयन को ऊपर ले ले, तो विलयन को ऊपर लेंगे तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से ज्यादा हो जाएगा, जो गलत होगा। तो विलायक की लाइन ऊपर आएगी, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब देखिए ज्यादा होता है।
तो विलायक आवाज दाब ज्यादा होता है तो विलायक की लाइन तो ऊपर ही आएगी, और विलयन का आवाज दाब कम होता है तो इसकी लाइन आएगी नीचे। ये इस बिंदु पे फ्रीज हो गया और ये इस बिंदु पे फ्रीज हो गया, तो यहां अब मैं लिख देता हूं TF। अब ये जो अंतर आया ना, ये जो अंतर डेल्टा TF, ये जो अंतर है, ये अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन। ये जो डिफरेंस जो नजर आ रहा है आपको, ये ही क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन। यानी ये विलाय का हिमांक है और ये विलयन का, ये तो विलाय का हिमांक है और ये विलयन का हिमांक है, तो इन दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, विलाय का हिमांक और ये विलयन का हिमांक। और यहाँ ये विलाय का वाष्पदाब है और ये विलयन का वाष्पदाब है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हिमांक अवनमन का क्या है, ग्राफ। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया है, तो देखिए हिमांक की परिभाषा बताई है, हिमांक के बारे में, हिमांक अवनमन के बारे में बताया है, आज आपको परिभाषा बताई है। इसके अलावा डेल्टा TF का सूत्र बताया है, यानी फॉर्मूला बताया है, उसी से MA का फॉर्मूला भी आप बना लेना, MA का फॉर्मूला भी आ जाएगा। हिमांक को मैंने आपको ग्राफ के द्वारा समझाया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने 2-3 बातें और बताई, ठंडे प्रदेशों में नमक क्यों डाला जाता है ये बताया है। एक मैंने आपको बताया है कि जो मटका कुल्फी वाले में जो अपन कुल्फी खाते हैं तो वो जो पानी होता है उसका वो आपको खारा लगता है, ऐसा क्यों होता है, वो नमक क्यों डालते हैं, उसका भी मैंने आपको रीजन बताया है। इसके अलावा इस ग्राफ की मैंने यहां चर्चा की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की मैंने यहां चर्चा की है। वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, देखा है मैंने, अभी लगभग 47-48 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो और भी ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपकी दृष्टि से थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। हिमांक अवनमन हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, पूरा क्वेश्चन कभी इसमें से आता नहीं है। हिमांक अवनमन क्यों होता है, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, हिमांक अवनमन का ग्राफ बनाइए, हिमांक अवनमन से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, या फिर इसके न्यूमेरिकल आते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, वो उसका जवाब आना चाहिए। जवाब ये है कि वाष्पदाब अवनमन यानी डेल्टा P हमने पढ़ा था, वाष्पदाब अवनमन व विलय की मोल भिन्न में क्या संबंध होता है। वाष्पदाब अवनमन व विलय की मोल भिन्न में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। डेल्टा P व XA यानी विलय की मोल भिन्न में संबंध A और B, तो डेल्टा P समानुपाती XA या डेल्टा P व्युत्क्रमानुपाती XA, इन दोनों में से कौन सा सही जवाब होगा, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो हमने ग्रुप बना रखा है उसमें भेजना। ठीक है, और भी आपको कोई एनी डाउट हो, बिल्कुल आप बेझिझक केमिस्ट्री ग्रुप के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स डाल देना, उसका समाधान कर दिया जाएगा। और अगला अपना जो एपिसोड नेक्स्ट आएगा, वीडियो आएगा, उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिमांक अवनमन के न्यूमेरिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए और अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, फिर 5, 4, 6, 7 वीडियो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। लगातार आप हमारी रेगुलर क्लास लीजिए, बहुत ही आपको आनंद आएगा। और आने वाले समय में जब स्कूल ओपन होंगे उससे पहले मैं आपको 50% सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।